ट्रेनिंग डॉक्टर में और नॉर्मल डॉक्टर में क्या डिफरेंस है? ये पहला प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करें ठीक है। कि एक बंदा खुद कर सकता है इंडिविजुअली या किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है? जो इट्स वर्थ नोटिंग इज़ दैट प्लैब इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इट्स जस्ट अ लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है। ऑनलाइन। प्लैब के अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास मेंबरशिप एग्ज़ाम्स हैं। सो फॉर एग्जांपल हम MRCP की एग्जांपल लेते हैं, वो है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। तो उसमें आपने अगर आप उस रूट से आना है तो आपका थोड़ा सा मेडिसिन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है उसका जो करियर है तकरीबन 8 साल तक चलता है, देन यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट। तो आपके नज़र में कौन सा ज़्यादा बेहतर है, लैब बेहतर है या मेंबरशिप है? के पी लैब की बात हम यहाँ पर आ गए तो जी। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनी एज अ ट्रेनी डॉक्टर ना आए। हर कोई यही रिकमेंड करता है कि आप एक नॉन ट्रेनी जॉब लो, उसमें आपके पास फ़ायदे हैं, आपको कोई पोर्टफोलियो का टेंशन नहीं है, आपको कोई एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस नहीं है। जो पहले वो रोटास फिल करते थे बाहर से ग्रेजुएट्स ला के, अब वो PAs के थ्रू वो रोटास, वो गैप्स फिल कर रहे हैं। का पाकिस्तानी, व्हाट डू यू रिकमेंड, लोग पाकिस्तान से यूके में आए या किसी और कंट्री में जाएं टू प्रैक्टिस दिस देयर मेडिकल करियर? ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंसल्टेंट है जी। पाकिस्तान में कंसल्टेंट है जी। और वो यूके आना चाह रहा है एज ए कंसल्टेंट, तो आपके पास FCPS होगा जो कि फ़ेलो ऑफ जो हमारा पाकिस्तान में है, सो वो रिकग्नाइज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो यूके का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, आपको लगता है कि यहाँ से वापस आके आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं? डॉक्टर इंडस्ट्री में आप लोगों को क्या लगता है कितने डॉक्टर दूसरे को सपोर्ट करते हैं या गाइड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, कि यहाँ पे डॉक्टर्स को पैसा कितना मिलता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आज हम बात करेंगे यूके में मेडिकल करियर के ऊपर। उसमें जो यहाँ के जो रूट हैं यूके के अंदर वो पे लैब्स हैं और डिफरेंट पाथवेज़ के ऊपर। अगर आप यूके में मेडिकल करियर परस्यू करना चाह रहे हैं या इफ़ यू नो समवन जो करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आई एम गोना वेलकम माई गेस्ट जो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है और हम उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे किस तरह है एंड हाउ ही कैन हेल्प ऑल द पीपल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो आई एम गोना वेलकम माई गेस्ट मिस्टर नोमान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू अमन भाई फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इतने बिजी अपने स्केड्यूल के अंदर। हाँ, इट्स माय प्लेजर। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप यहाँ पे किस तरह आए और ये क्या यहाँ पे मेडिकल आपका जो करियर था वो आपने यहाँ पे कैसा आपको लग रहा है यूके में? ठीक है। सो मेरा नाम नुमान है एंड मैं नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से। छोटा सा गांव है बलगार स्कर्दू के पास, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। गिलगित में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी, और फिर हम इस्लामाबाद मूव हुए, वहाँ APS से पढ़ा और आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया 2018 में। जब मैं फ़ाइनल ईयर में था मेडिकल स्कूल में तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे पाकिस्तान से निकलना चाहिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो मैं सोच रहा था। जो मोस्ट पॉपुलर है UK है और अमेरिका है, तो आई थॉट टू ऑप्ट फॉर प्लैब। आई कम टू द रीजंस, काफ़ी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने प्लैब को चूज़ किया। और जब मैंने हाउस जॉब की, आप जब ग्रेजुएट करते हो तो 1 साल आपको हाउस जॉब करनी होती है, उसमें मैंने लैंग्वेज एग्ज़ाम पास किया और प्लैब 1 पास किया, और हाउस जॉब के बाद यहाँ आके मैंने प्लैब 2 दिया और आई गॉट रजिस्टर्ड, मुझे लाइसेंस मिल गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन पीडियाट्रिक्स। यहाँ लंदन में मैंने 1.5 year काम किया, देन आई स्विच्ड माई स्पेशलिटी एंड आई केम टू ट्रेन इन जनरल प्रैक्टिस, सो जिसको फैमिली मेडिसिन भी बोलते हैं। सो आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग इन year 2, आई एम ट्रेनिंग इन year 2, सो या इट्स बीन 3 years, 3 तो साल हो अच्छा, गए। अभी आपका करंट स्टेटस क्या है? अभी मैं एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ, अच्छा, दूसरे साल में हूँ। ठीक है। ट्रेनिंग डॉक्टर में और नॉर्मल डॉक्टर में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यहाँ पे जब आप UK में आते हैं तो 2 किस्म के आपके रोल्स होते हैं। एक आप नॉन ट्रेनिंग जॉब कर सकते हो और एक आप ट्रेनिंग जॉब होती है। ट्रेनिंग जॉब में आपकी करियर प्रोग्रेशन होती है, जो कि आप 3 साल से लेके 8 साल तक जाती हैं, और आफ्टर दैट आप एक कंसल्टेंट बन जाते हो। आप कह सकते हो कि यू आर फुली क्वालिफाइड।
और जो नॉन ट्रेनिंग जॉब होती है वो बेसिकली गैप्स को पूरा करने के लिए होता है, सर्विस प्रोविजन जॉब कह सकते हो आप ठीक उसको। है। काम सेम होता है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर काम करता है सेम वही काम नॉन ट्रेनिंग डॉक्टर भी करता है, बट जो नॉन ट्रेनिंग डॉक्टर होता है उसका पर्पस होता है रोटा को जो है ना सर्विस प्रोवाइड करना बेसिकली, मतलब गैप्स फिल करना, गैप्स फिल क्योंकि करना, डॉक्टर अवेलेबल या है ऑल द टाइम। एग्जैक्टली। तो इट्स मोर ऑफ सर्विस प्रोविजन। तो जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको शुरू में इट्स बेस्ट कि वो एक नॉन ट्रेनी जॉब करें, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, आपको कोई पोर्टफोलियो उस तरह से मेंटेन नहीं करना पड़ता, एंड यू गेट टू नो द सिस्टम। ठीक है, आप देखते हो कैसे, क्योंकि डिफरेंट हेल्थ सिस्टम होता है तो आप देखते हो कि कैसे आप इसमें अपने आप को जो है ना स्मूथली ट्रांजिशन कर सकते हो कमिंग फ्रॉम बैक होम। तो अच्छा, ये so फ़र्क है। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले जी। ये क्वेश्चन कि ये पहला प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करें ठीक है। कि एक बंदा खुद कर सकता है इंडिविजुअली या किसी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपने कैसे किया? ठीक है, सो जो प्लैब पाथवे है इट्स अ बेसिक पाथवे आप कहेंगे, जो आप बिल्कुल जूनियर लेवल पे आप आते हो, आप कह सकते हो एक बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। इट्स आइडियल फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर कोई बंदा है जिसने अभी मेडिकल वो फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएट होने वाला है या हाउस जॉब कर रहा है, मतलब शुरू में है अपने करियर हाउस के। जॉब ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती? हाउस जॉब ग्रेजुएशन के बाद होती है। Okay, ठीक है। तो अब 5 साल आपका MBBS होता है, फिर 1 साल आपकी हाउस जॉब होती है। तो अगर कोई उस स्टेज में है और वो UK आना चाहता है तो प्लैब इज़ आइडियल। और उसमें ये है कि इट हैज़ 3 पार्ट्स। आपने सबसे पहले लैंग्वेज पास करना होता है, जिसमें IELTS और OET, मोस्टली लोग OET प्रेफर करते हैं। ओके। OET स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और उसमें दे जस्ट चेक दैट आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं। दैट्स फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका प्लैब 1 आता है, जो कि एक MCQ एग्ज़ाम होता है, आप कंप्यूटर पे देते हो। इट्स जस्ट थ्योरी पार्ट। वो पाकिस्तान में भी आप दे सकते हो, इस्लामाबाद और कराची में सेंटर्स हैं जहाँ पे वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। फिर जो प्लैब 3 आता है वो यहाँ मैनचेस्टर में होता है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ता है, एंड यू हैव टू प्रोसेस द योर वीज़ा एंड ऑल। सो वो थोड़ा सा लेंथियर प्रोसेस तो होता वीज़ा है। मिल जाता है? वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि प्लैब 2 करने के लिए आपको प्लैब 1 पास होना ज़रूरी होता है। तो जब आपका प्लैब 1 पास है, वो देखते हैं कि इस बंदे ने यहाँ तक कर लिया है, 2 स्टेप्स कर लिए, इसका 3rd स्टेप रह गया है, तो आपको वीज़ा दे देते हैं। कुछ वो देखते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन है बंदे की, कैन ही अफोर्ड और नॉट, और इसकी फैमिली टाइज हैं कि नहीं, वो देखते हैं। वो सारा ऑल तो वो प्रोसेस थोड़ा होता है। एक्सप्लेन करें, कितना देखते हैं, उसमें क्या So, खर्चा है? उसमें ये है कि आइडियली जितना आपका ख़र्चा आएगा, यहाँ पे आप आओगे, लोग मोस्टली यहाँ की एकेडमी लेते हैं जिसमें कम से कम 1 महीना तो लगता है। तो वो देखते हैं आपके पास यहाँ 1 महीना रहने के आपके पास वो है, बजट है, और उस पर बाद आपका खाना पीना और ट्रांसपोर्ट उन सब का आपके पास है कि नहीं, आपको बैंक बैलेंस शो राउंड करना अबाउट पड़ता है। 10,000 पाउंड्स? नहीं, इतना नहीं। जो प्लैब 2 है उसकी तकरीबन 800-900 पाउंड्स फ़ी है पर मंथ? पर नहीं नहीं फीस नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ वो एक्सपेंसेस जो पर मंथ वो चेक करते हैं। हाँ, पर मंथ वो आप उनको बताएंगे, इट्स नॉट दैट मच। मेरे ख्याल से 5,000 पाउंड तकरीबन अगर आपके पास है। टोटल वीज़ा प्रोसेस? हाँ, 5,000 से ज़्यादा नहीं लगा था। और ये दिखाने के लिए था या एक्चुअली स्पेंड ऑन मनी ऑन द वीज़ा प्रोसेस? ये दिखाने के लिए। एटलीस्ट 5,000 पाउंड आपके पास पीछे बैंक बैलेंस में हो। ठीक है, वो तो I एक्सपेंसेस think, शो करते yeah, हैं। प्लस जो वीज़ा प्रोसेस की फ़ीस है वो अलग है। वो कौन जी। सा वीज़ा है? विजिट वीज़ा पे आते अच्छा, हैं। विजिट वीज़ा। नॉर्मल जो ठीक है। 6 मंथ्स का विजिट वीज़ा Okay, होता है, visit आप visa। उस पे आते हैं और उस पे आप आके अपना एग्ज़ाम देते हैं और फिर आप चले जाते हैं। ओके, और अगर अब जो स्टूडेंट पास कर जाते हैं फिर वो? तो जो अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। सो प्लैब एक चीज़ जो है जो इट्स वर्थ नोटिंग इज़ दैट प्लैब इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इट्स जस्ट अ लाइसेंस। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है और आप गाड़ी चला सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप प्लैब करते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है और आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो स्किल the रूट UK वीज़ा मिल जाता है आपको उसमें, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस का वीज़ा से ताल्लुक़ नहीं है। ओके, लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है। ऑनलाइन। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपको एक ऑफ़र आ जाती है कहीं से कि
you can join and work there as a doctor because now you have the license. तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं, NHS का जो होता है। जी। ओके। तो उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को लेकर फिर आप अपना टायर 2 जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर यू कैन जस्ट कम हेयर। तो और सेकंड रूट कौन सा है? प्लैब के अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें आपके पास मेंबरशिप एग्ज़ाम्स हैं। सो यहाँ यूके में जो भी स्पेशलिटी है, हर स्पेशलिटी का एक रॉयल कॉलेज है। फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन आपके पास रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्री है, जनरल प्रैक्टिशनर है। सो इट्स हर स्पेशलिटी के लिए आपके पास एक रॉयल कॉलेज है। तो हर रॉयल कॉलेज के एक मेंबरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके लिए आपको स्पेशलिटी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपको वो सारे एग्ज़ाम्स पास करने हैं। वो एग्ज़ाम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद प्लैब, और उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम MRCP की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। तो उसमें आपने अगर आप उस रूट से आना है तो आपका थोड़ा सा मेडिसिन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप FCPS कर रहे हैं पाकिस्तान में तो आपका कुछ उसमें एटलीस्ट 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ फिर आप MRCP के मेरे ख़्याल से 3 पार्ट्स होते हैं वो आपने पास करने होते हैं। थ्योरी के 2 पार्ट हैं मेरे ख़्याल से और एक आपका प्रैक्टिकल पार्ट है जिसको पेसिस बोलते हैं। तो वो ऑस्की टाइप होता है, वो आपको सारा पास करना है। उसके साथ आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम भी पास करना है। देन यू विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, बट उसमें आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन भी होगी। इट्स नॉट जस्ट अ लाइसेंस। तो उसमें आपके पास मेडिसिन की मेंबरशिप की क्वालिफ़िकेशन होगी और आपके पास लाइसेंस भी आ जाएगा। तो देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ मिडिल ग्रेड। ओके। अच्छा, ये चीज़ शायद थोड़ी सी, क्योंकि जब आप यूके आते हैं तो आपको थोड़ा ग्रेड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है उसका जो करियर है तकरीबन 8 साल तक चलता है आफ्टर इंटर्नशिप जब आप कर लेते हो। अच्छा। तो उसमें पहले 3 साल यूजुअली एज ए जूनियर डॉक्टर आप होते हो और उसके बाद ईयर 4 से 8 तक मिडिल ग्रेड कंसिडर किया जाता है जिसको रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप रूट से आते हो तो आप एज ए मिडिल ग्रेड काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फ़र्क है। तो मतलब जो जिन्होंने स्पेशलिटीज़ की हुई हैं जी तो वो मिडिल ग्रेड में डायरेक्ट आते हैं। जी, कंसल्टेंट लेवल पे वो पे नहीं जाते। कंसल्टेंट लेवल पे वो भी नहीं जाते क्योंकि कंसल्टेंट लेवल के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप यहाँ आके मिडिल ग्रेड पे काम करेंगे कुछ अरसे बाद एंड देन यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट। तो आपके नज़र में कौन सा ज़्यादा बेहतर है, प्लैब बेहतर है या मेंबरशिप है? मेरे ख़्याल से ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने करियर के अंदर। नहीं, तो जैसे अभी जो करंट सिचुएशन है, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो पहले कह रहे थे कि हमने नहीं जाना, मे बी देयर आर सम डॉक्टर्स जो अब आना चाह रहे हैं, जी, अब वो मिडिल वे में, तो उनके लिए मतलब व्हाट डू यू से कि कितना मुश्किल है ये? मैं कहूँगा कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है ना, जो रीसेंट ग्रेजुएट है जिसको विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन वो है, आई थिंक प्लैब करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, उसने पहले ही FCPS कर लिया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसको उस स्पेशलिटी के मेंबरशिप एग्ज़ाम्स देने चाहिए और फिर उस रूट के थ्रू आना चाहिए। वो भी पाकिस्तान से दे सकते हैं? उसके कुछ पार्ट्स मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान में दे सकते हैं, बट आपको उसके लिए भी शायद ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक, और वीज़ा वही विजिट वीज़ा होगा, वो मिल वीज़ा जाता है वही, अगेन ऑफ कोर्स आप वही सारा पार्ट 1 प्रोसीजर। क्लियर करेंगे, सेकंड जी। प्रीरिक्विजिट हो जाएंगे। ठीक है। जी अच्छा, नाउ बैक टू द सेम ट्रेनिंग Yeah. वाली जो आप बात कर रहे थे, जी उसके ऊपर आए कि प्लैब के बाद आप यहाँ पर आ गए, तो जी। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनी एज अ ट्रेनी डॉक्टर ना आए, जस्ट एज दूसरा अ कौन सा? ट्रस्ट ग्रेड या नॉन ट्रेनी आप ठीक बोलते है। हैं। तो सो या वो बेसिकली रीज़न ये होती है कि आप जब नए आते हैं सिस्टम में तो सब कुछ आपको बहुत जो है ना ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम यहाँ का बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान की निस्बत। सो आपको यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज का भी है। एग्जैक्टली, और समझने के लिए, क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है वो बहुत डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है पाकिस्तान से? काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल अप्रोच ही डिफरेंट है। आप जिस तरह से आप देखते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि
इसमें आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में के पास बहुत लोड होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते हो, ओपीडी में आप मरीज़ आए, अब 200 मरीज़ देख रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है तो उनको अच्छा नहीं यार, सुनने इतनी का। मेहनत करते हैं वो लोग, 200 देखते हैं, यहाँ तो 2-2 दिन बंदा बैठा रहता है, कोई जीपी नहीं देखता है उनको। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं मरीज़, बट हम सही से नहीं देख पाते, समझ रहे हैं। सही। यहाँ पे अगर आप अगर मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हूँ और मेरे पास मैक्सिमम 20 से 30 पेशेंट आएंगे, और जो बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं 40 से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं देखते पेशेंट, आप देख नहीं सकते क्योंकि सेफ़ नहीं है। मतलब उनको एक समझ लिमिट रहे हैं। उन्होंने लगाई, जी। एनएचएस की लिमिट है। जी, क्योंकि आपको पेशेंट को देखना है, मेक श्योर करना है कि आप कुछ मिस ना कर रहे हो। पाकिस्तान में ये है कि बंदा बोल ही रहा होता है, आप जो है ना लिख के फ़ौरन नुस्खा पकड़ा देते हो, भाई ये ले लो जाके फार्मेसी इनके से लिए ले तो लो। इजी है ना, हाँ, बस आ easy है। जाके 2 पैरासीटामोल खा लो जी। या न्यूरोफेन खा लो, दैट्स इट। तो बिल्कुल जिस तरह से आप काम करते हो, कितने आप मरीज़ों को डील करते हो, काफ़ी डिफरेंट है। तो उस सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए हर कोई यही रिकमेंड करता है कि आप एक नॉन ट्रेनी जॉब लो, उसमें आपके पास फ़ायदे हैं, आपको कोई पोर्टफोलियो का टेंशन नहीं है, आपको कोई एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस नहीं है, आपने जस्ट एडजस्ट होना है सिस्टम में और काम करना है और समझना है। 6 months to 1 year आइडियल है, आप नॉन ट्रेनिंग में जॉब करो और फिर यू कैन स्विच टू ट्रेनिंग पोस्ट। अच्छा, ये आप तब का सिलेक्शन ऑप्शन आता है जब आप स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर रहे हो? जी, मतलब ये जब आपने जॉब्स अप्लाई की, आपको एक नॉन ट्रेनिंग जॉब मिल गई, फिर जब आप काम कर रहे होते हो तो मीनवाइल दैट आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो, उसके फिर फर्दर एग्ज़ाम्स होते हैं और फर्दर सारा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, डिपेंडिंग ऑन विच स्पेशलिटी यू आर गोइंग। तो उसमें ये है कि आप द समरी ये है कि आपको नॉन ट्रेनिंग जॉब करनी चाहिए, पहले सिस्टम को समझना चाहिए और फिर ट्रेनिंग में शिफ्ट करना चाहिए। एक आपको मैं बात बता दूं इसमें, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो एनएचएस की जॉब्स नहीं मिल रही, मतलब किस फील्ड में? मतलब किसी भी फील्ड में, जूनियर लेवल पर पर। एनएचएस तो कहते हैं डॉक्टर चाहिए। यही तो बात है। एनएचएस एक बहुत आई वुड से कि एनएचएस एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। जो मेडिकल सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है और ये लोग बहुत सारे स्टाफ लेके आ रहे हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, बट दे आर वो उनसे वो काम ले रहे हैं जो डॉक्टर्स का है। जस्ट बिकॉज मेरा जो ख्याल है, जो लोग बात करें वो इमिग्रेशन को कम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम बाहर से लोग आएँ, वो चाहते हैं कि जो यहीं पे लोग हैं ही लोग काम करें, और इसके लिए उन्होंने अभी इन्होंने फंडिंग निकाली है जिसको वो कह रहे हैं ARRS, सो एडिशनल रीएम्बर्समेंट रिक्रूटमेंट स्कीम। इस पे तकरीबन मेरे ख्याल से 2.3 बिलियन का उन्होंने फ़ंड निकाला है गवर्नमेंट ने, एंड दे आर हायरिंग पैरामेडिक स्टाफ जिसमें एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, अदर स्टाफ बट हु आर नॉट डॉक्टर्स, PAs हैं, फिजिशियन एसोसिएट्स। एक नई चीज़ आई है जिसमें लोग क्या करते हैं, आपके पास कोई भी बेसिक साइंस की डिग्री हो, उस पर आप 2 साल का कोर्स करते हैं एंड यू बिकम अ फिजिशियन एसोसिएट। हाँ, पैरामेडिक के तो प्राइवेट कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ किया कोर्सेज का, यू कैन बी अ पैरामेडिक। तो फिजिशियन एसोसिएट फॉर एग्जांपल, इसका 2 साल का कोर्स है, एंड वो फिर वही काम करते हैं जो जूनियर डॉक्टर कर रहा है, समझ रहे हैं। सो दैट्स देयर इज अ काफ़ी लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर स्टाफ को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर पेशेंट्स, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो इनकी वजह से अब जो पहले वो रोटास फिल करते थे बाहर से ग्रेजुएट्स ला के, अब वो PAs के थ्रू वो रोटास, वो गैप्स फिल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से जॉब शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सेचुरेशन हो गई है। आई नो पीपल जिन्होंने प्लैब पास कर लिया है, उनको साल हो गया है, जॉब्स ढूंढने नहीं मिल रही। कोई लोकेशन पे भी डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। अगर आप लंदन में चाह रहे हैं, मैनचेस्टर में जो बड़े शहर हैं उनमें आना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कम्पीट करना पड़ेगा। पेरिफेरी पे जाते हैं तो कम कम्पीट करना पड़ेगा, बट कंपटीशन हर जगह बढ़ चुका है अनफॉर्चुनेटली। और उसके यही रीज़न्स हैं कि एक तो जो एडिशनल स्टाफ आ रहा है जो कि डॉक्टर नहीं है लेकिन उनसे डॉक्टर का काम लिया जा रहा है, दूसरा ये कि
जो है ना मेडिकल कॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप बैक होम पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल चुके हैं। लोग चाइना जाके मेडिसिन कर रहे हैं, रशिया जाके MBBS कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर कुछ लोग डायरेक्ट ट्रेनिंग के अंदर भी आने की कोशिश करते हैं अब, बट वो एक रिस्की काम है मैं कहूँगा। अगर कोई बंदा इस तरह से आना चाहता है कि उसने प्लैब किया, नॉन ट्रेनिंग जॉब नहीं मिल रही, डायरेक्टली वो अगर ट्रेनिंग में आना चाह रहा है, तो उसमें ये है कि देयर इज़ अ रिस्क कि वो कोप ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारा एडिड स्ट्रेस होगा, आपको अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, कुछ मैंने सुना है ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया ट्रेनिंग से, और फिर दैट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इससे बेहतर नहीं कि मेंबरशिप प्रोग्राम में आ जाए? हाँ, तो मेंबरशिप में सैचुरेशन कम है। अगर आपके पास बैक होम में कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मेंबरशिप के एग्ज़ाम्स भी दें। इवन अगर आपने प्लैब भी कर लिया है और अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, आप मेंबरशिप के एग्ज़ाम देना शुरू कर दें। कितनी कॉस्ट है इनके एग्ज़ाम्स की? मेंबरशिप एग्ज़ाम्स का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। प्लैब का मैं बता सकता हूँ। प्लैब का जो प्लैब 1 है वो 200 से 300 पाउंड में है। प्लैब 2 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 900 पाउंड्स। सो इफ़ यू से जस्ट एग्ज़ाम्स को लेके आप 1500 के अंदर 1500 पाउंड्स तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। MRCP भी मेरे ख्याल से शायद इतना ही होगा, क्योंकि जो पेसेस उसका है आई थिंक वो एक्सपेंसिव है उसका। इवन एक कोर्स लोग लेते हैं यहाँ लंदन में, सिर्फ वो कोर्स 1500 का है, बट आई हैव हर्ड। ओके। सो मेंबरशिप रूट एक्सपेंसिव होने वाला है आपके लिए और मुश्किल भी होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू रिकमेंड? लोग पाकिस्तान से यूके में आए या किसी और कंट्री में जाएं टू प्रैक्टिस दिस देयर मेडिकल करियर? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग यही पूछते हैं कि यार किस मुल्क में जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन पाकिस्तान में सही नहीं है हेल्थ सिस्टम की और लोग निकलना चाहते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ हैं वो तो एक तो यूके है और एक अमेरिका है। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी है जिसमें लोग जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं, मेरी सिस्टर स्वीडन में होती हैं, सो उनको स्वीडिश सीखना पड़ा पूरा। यूरोप में ये प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन अगर आप उसको उसको आप यूरोप में ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन अगर आप उसको कर सकते हैं तो आई थिंक वहाँ पे सैचुरेशन कम है, क्योंकि पीपल आर लेस विलिंग टू लेकिन लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी। एग्जैक्टली, बीइंग एन इंजीनियर हमें पता है, जो मेरे दोस्त वगैरह वहाँ गए हैं, तो लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स सम टाइम। एग्जैक्टली 2 से 3 साल उनको लग जाते हैं, फिर लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, फिर जाके कुछ दे आर एबल टू डू समथिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि दे आर फ्यू फ्रेंड्स, आई नो समवन हु वेंट टू जर्मन सीखा एंड ही इज़ हैप्पी नाउ। बट ये है कि मेनली लोग अमेरिका और यूके को प्रेफर करते हैं। अमेरिका इज़ डेफिनेटली वेल पेइंग फॉर डॉक्टर्स। वहाँ रिसर्च ज़्यादा है, मेडिसिन आउट क्लास है। इजी है वहाँ पे जाना? वहाँ पे जाना मुश्किल है, दैट्स द थिंग। जब मैं कर रहा था तो आई ऑल्सो थॉट अबाउट कि यार USMLE करूँ कि प्लैब करूँ। USMLE टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। उस टाइम अगर हमें प्लैब करने में 5 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए लग रहे थे, उस टाइम अगर हमें 5 to 10 लाख लग रहे थे उस टाइम, तो उसी टाइम अगर अमेरिका कोई जा रहा था उसको 40 लाख से तक 40-50 लाख तक उसका खर्चा लग रहा था। 40-50 लाख जी। तो अमेरिका अगर आपके पास एग्जाम की सारे प्रोसेस की, ओके, वीज़ा एग्जाम बिल्कुल ठीक है, तो अमेरिका एक्सपेंसिव है इफ़ यू कैन अफोर्ड, और वो टाइम भी ज़्यादा लेता है। अगर आप कर सकते हो तो अमेरिका का आप जा सकते हो। तो प्लैब वर्सेस USMLE का जो है ना, ये हॉट टॉपिक है। हर मेडिकल ग्रेजुएट सोचता है यार कि कहाँ जाएं। सो आपको जो है ना, मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप प्रोज एंड कॉन्स देखें। अमेरिका में आप ट्रेनिंग शॉर्ट है। यहाँ पे आपने जैसे बोला कि ट्रेनिंग 1 to 8 years तक लग सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान जैसा है, 4 साल लगते हैं और यू बिकम अ कंसल्टेंट। ओके, ठीक है, तो ट्रेनिंग शॉर्ट है। बट जब ट्रेनिंग शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग आवर्स सेम है एज ऑफ यूके में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। अमेरिका में इट्स नहीं। उनको आप देखें तो वहाँ पे जो
ट्रेनीज होते हैं उनको रेजिडेंट्स बोला जाता है. ओके. सो रेजिडेंट्स मीन्स समवन हु इज़ जस्ट रिजाइडिंग देयर. सो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप हॉस्पिटल में रहते हो. वर्किंग आवर्स आपके 70-80 आवर्स तक भी जाते हैं. तो यू रियली ग्राइंड योर सेल्फ. लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन जाते हो आफ्टर दोज 4 years you earn way more than any other consultant in any part of the world. अगर आप UK में हो, आपकी सैलरी एज अ कंसल्टेंट इन US that would be 3-4 times more. ओके. बट अगेन ये है कि अमेरिका में आपको बहुत मुश्किल है. वर्किंग आवर्स इट्स टफ बट देन इट्स वर्थ इट. बट फिर दूसरा ये है कि दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि जाने का जो प्रोसेस है USMLE डिफरेंट है. आपको सारी बेसिक साइंसेस दोबारा पढ़नी पड़ती हैं और सब कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ता है. यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट. तीसरी चीज़ आपको सोचनी है कि दूर कितना है. अमेरिका दूर बहुत है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको पाकिस्तान जाना पड़ जाता है. UK करीब है. समझ रहे हैं आप जो है ना 9 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है, आप जा सकते हैं. अमेरिका बहुत बहुत दूर है. और UK मल्टीकल्चरल भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से, और लोगों की मोस्टली फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं. मेरे अपने रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, तो मैंने इस वजह से UK को ऑप्ट किया. और वर्क लाइफ बैलेंस इट्स लाइक द बेस्ट थिंग है. ठीक है. अच्छा, अगर कोई कंसल्टेंट है जी, पाकिस्तान में कंसल्टेंट है जी, और वो UK आना चाह रहा है एज अ कंसल्टेंट, ठीक है. तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? एज अ कंसल्टेंट अगर आप आते हो ना, तो अगर आप पाकिस्तान में कंसल्टेंट हैं तो आपके पास FCPS होगा, जो कि Okay. फेलो ऑफ जो हमारा पाकिस्तान में है. सो वो रिकग्नाइज नहीं है अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी. ओके. पहले सिर्फ 2 स्पेशलिटीज़ थी, पीडियाट्रिक्स और एनेस्थीसिया. वो रिकग्नाइज करता था इंग्लैंड, UK. अब वो भी नहीं करता. वो क्या वजह? बस अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन और डॉक्टर्स तो अच्छे हैं पाकिस्तान के, उनका डॉक्टर्स तो ऐसा कोई रेपुटेशन नहीं है बुरी. नहीं, डॉक्टर्स हमारे जो सब कॉन्टिनेंट से डॉक्टर आते हैं वो बेहतरीन सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं. लेकिन पता नहीं क्या एग्जैक्टली, आई कांट से व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन वो नहीं रिकग्नाइज करते उसको. आपको एक्सपीरियंस काउंट करेंगे लेकिन एज अ डिग्री आप उसकी बेस पे आपको एज अ कंसल्टेंट वो यहाँ पे नहीं लेते. ठीक है. और कनाडा कैसा है फॉर डॉक्टर्स? कनाडा इज़ गुड. कनाडा जाना आसान नहीं है. सेम लाइक USA? USA से भी मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है, क्योंकि आई नो हमारे साथ कुछ कैनेडियंस थे जो कि वहीं पे रहे हैं एंड दे केम टू डू मेडिसिन इन पाकिस्तान, बट उनका सिंपल प्रोसेस नहीं था. वहाँ पे मेरे ख्याल से मोस्टली वो वहीं के रेजिडेंट्स और वहीं की ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड व्हाट आई हैव हर्ड. तो UK सबसे हाँ. ईजीएस्ट. UK इज़ द ईजीएस्ट टू गो. सही है. या और इसमें काफ़ी ऑप्शंस भी हैं. जी. आप सीख भी काफ़ी सकते हैं, ट्रेनी एज अ ग्रेजुएट. एग्जैक्टली. किसी ने स्पेशलिटी की हुई है. जी. ठीक है. और वो स्पेशलिस्ट अगर US जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, तो उनके लिए कितना ईजी है? तो वही बात है कि अगर पाकिस्तान से आपने सिर्फ आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और FCPS किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट के अलावा कहीं पे भी रिकग्नाइज नहीं होता. ओके. मिडिल ईस्ट से आते हैं. एक है जिसका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस है. उसके पास कितने रास्ते हैं? उसके पास यूरोप और वेस्ट कंट्रीज़ में कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एटलीस्ट अगर आपने वेस्ट में जाना है तो आपको वहाँ की क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी. अगर आपने FCPS के साथ मेंबरशिप के भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीडियाट्रिशियन है पाकिस्तान में, उसने FCPS किया पीड्स में. अब वो जो मेंबरशिप एग्ज़ाम है UK का, उसने वो भी पास कर लिया है, देन ही हैज़ द लाइसेंस. वो बंदा यहाँ आके मिडिल ग्रेड पे काम कर सकता है एंड आफ्टर सम टाइम्स ही कैन बिकम अ कंसल्टेंट. ठीक है. वंस यू हैव द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द UK, फिर दुनिया आपके लिए खुल जाती है. आप कहीं पे भी जा सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वंस आई फिनिश दिस, मुझे एक आपको वो मिलता है, उसको बोलते हैं CCT, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. इस CCT की बहुत वर्थ होती है. किसी भी स्पेशलिटी में ना आपको CCT चाहिए होता है इन द एंड. वो आपको खाली मेंबरशिप एग्ज़ाम्स पास करके नहीं मिलता. और आपको फ़ेलो बनना होता है उस स्पेशलिटी का. उसमें आपको कोई 4-5 साल काम करना होता है, या किसी भी रूट के थ्रू आपको कंसल्टेंट बनना है.
आपके पास जब CCT है फिर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो. फिर अगर मैं कनाडा जाता हूँ, मुझे कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने, आई कैन वर्क देयर. मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ. किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आई कैन गो एंड वर्क. सो दैट्स द बेनिफिट तो अगर आप सबसे यहाँ से ईज करते हैं. मतलब आपकी नज़र में सबसे बेहतर इसम यूके है, यहाँ पे मेरे आए, ख्याल से जी. सीसीटी बंदा सर्टिफिकेट ले अपना, उसके बाद देन डोर्स ओपन फॉर एवरीवेयर. एग्जैक्टली. ठीक है. तो यूके का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, आपको लगता है कि यहाँ से वापस जाके आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं? मुश्किल है क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ जाके हम सिस्टम नहीं चेंज कर सकते? सिस्टम आप मुश्किल इसलिए है कि वहाँ पे ना एक अलग ही मोनोपली है, अलग ही सिस्टम है. इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर आप वहाँ देखें तो आप कोशिश तो कर सकते हैं सिस्टम चेंज करने की, लेकिन इतना कुछ डीपली करप्शन और जो जितनी भी चीज़ें इतना वो डीपली रूट कर चुकी हैं कि उसके लिए बहुत मुश्किल है. अब आप तो चेंज मेकर कौन है वहाँ पे? मतलब चेंज मेकर कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी डेजिग्नेशन है? चेंज तो आपकी गवर्नमेंट ही ला सकती है ना. अच्छा, गवर्नमेंट लेवल? हाँ, गवर्नमेंट ही ला सकती है, और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ कर सकती है. क्योंकि वहाँ पे अगर आप सिविल सेटअप में जाएं, आप जब तक आप किसी को रिश्वत नहीं देते, को पैसे नहीं खिलाते. डॉक्टर? हाँ, इवन बीइंग अ डॉक्टर आप, इवन मेरा एक कोलीग था. नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है. रियली? अच्छा. रियली अगर आपको एक एमओशिप की जॉब के लिए सिफारिश ना हो तो आपको नहीं मिलती जॉब. गवर्नमेंट जॉब की बात? गवर्नमेंट जॉब के लिए. और फिर आप ट्रेनिंग जब करते हो, अगर आपने ट्रेनिंग करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. मैं आपको बताऊंगा मुझे क्यों यूके पसंद आया. तो पाकिस्तान में ये है कि आप जितना भी आप टैलेंटेड हो, आपने जितनी भी मेहनत की है, आपके लिंक्स होने चाहिए, आपके हायर अप लिंक्स होने चाहिए. आप अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो आपको सिफारिश चाहिए, आपको कोई ना कोई या कोई पैसा खिलाना चाहिए. ठीक है, तब जाके मैंने कहीं में पढ़ा था, मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि पिम्स के अंदर वो सीट बेच रहे थे 13 लाख रुपए की एक ज़माने में, कि किसी बंदे को. की बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ताकि वो एक मे बी उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 40-50 हज़ार रुपये, और मैक्सिमम आजकल 70-80 हज़ार मिलता होगा. तो उसके लिए भी उसको पैसा खिलाना है, सिफारिश लगानी है, और आम बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं है आमिर भाई. अच्छा, बीइंग एन इंजीनियर, हमें लगता था सिर्फ पाकिस्तान में ना हमें प्रॉब्लम है ऐसे इंजीनियर्स की, लेकिन और हम लोग कहते थे यार डॉक्टर्स के तो मज़े, बस पढ़ो उसके बाद नौकरी मिल जाती है, उनको कोई टेंशन नहीं है, इज़्ज़त भी अलग, नौकरी भी अलग. द थिंग्स यू आर सेइंग इज़ टोटली डिफरेंट. या इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेडिकल ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हॉस्पिटल्स कम हैं. तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, बट वो भी आपको दे वॉन्ट पे यू इनफ. आप कितना कमा लोगे? अगर आप तो अपने अम्मा अब्बा पे डिपेंड कर रहे हो, और आपको कोई घर का मसला नहीं है, और आप खुश हो कि आपके अम्मा अब्बा आपको सपोर्ट करते रहें इवन इफ़ यू आर इन योर 30s, तो ठीक है. अगर आप वेल सेटल्ड हो, आप पाकिस्तान में रहो, FCPS कर लो, आपको थोड़ा सा खुद को रगड़ना पड़ेगा, बट यू कैन सेटल वेल, और मे बी एट सम पॉइंट आप यहाँ के लोगों से ज़्यादा कमा रहे हो. बट वहाँ का स्टाइल ही डिफरेंट है ना. वहाँ पे आपको पहले 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, आप जहाँ पे भी आपको जॉब मिली, अगर कोई मिल भी गई तो उसके बाद आप अपना क्लिनिक के लिए करते हो, फिर पूरी शाम आप क्लिनिक पे लगाते हो, तो आप एक तरह से मशीन बन जाते हो. आप बस काम पैसा बनाना है. हाँ, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है. 9 to 5 आपने काम किया, हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको हफ्ते में ऑफ मिल रहा है. सो दैट्स अ डिफरेंट. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वापस जाके काम करना मुश्किल है. और इवन हाउ यू प्रैक्टिस मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे एक होलिस्टिक केयर है, आपका द वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स आपका बदल जाता है, और आप उसी चीज़ को पाकिस्तान जाके इम्प्लीमेंट करो तो मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते हो. गवर्नमेंट सेटअप में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते. प्राइवेट में आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे आपने जो कुछ सीखा है, आप वहाँ पे एक प्राइवेट क्लिनिक खोलो या प्राइवेट सेटअप खोल लो, और उस पर आप वो सर्विसेज दो. तो बेहतर नहीं फ्यूचर में, इन फ्यूचर प्लान नहीं? या ये कर सकते हैं. बहुत लोग जाते हैं, किसी को फ़ायदा हो जाए पीछे, बहुत लोग जाते हैं, लोग सीख लें. एग्जैक्टली. बहुत लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप शिफा में देख लें, मोस्टली यूके से जो है ना ट्रेंड हुए स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं.
तो शिफा का गुड नेम, शिफा, या वो फिर आपको थोड़ा बेहतर पे रेपुटेशन करते अच्छी है हैं। इसकी यार। बिल्कुल। तो अच्छा है, पीछे लोग, मतलब मेरी नज़र में जिस तरह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, तो क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को, आप क्या करें वो एज अ डॉक्टर्स? जैसे आपने बताया कि जी मैं तो गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं है, जी प्राइवेट में भी प्रॉब्लम है, हम्म, कंट्री से बाहर आए तो कौन सा कंट्री, यूके बेहतर है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी जॉब्स आप कह रहे हैं कि कम हो रही है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट? मैं तो यही कहूँगा कि हालात मुश्किल हो चुके हैं, पहला जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब अगर आप डॉक्टर हैं तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, आपको निकलना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स योर राइट, आपको जो है ना, आप किसी बाहर मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्सपोजर होता है, आपको सीखने का मिलता है। सारी ज़मीन अल्लाह की है, आपको जाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब ओनली फॉर एक्सपोजर, एक्सपोजर सीखे है उसके बाद वापस जाके कुछ सिखा दें, वो बेहतर एग्जैक्टली नहीं? वो बेहतर है बिल्कुल। मैं तो उसको मानता हूँ कि जी आप सीखें फिर बिल्कुल सिखाएं करना भी। चाहिए, और लोग करते हैं। लोग अगर यहाँ पे रह भी रहे हैं तो वो लोग जाएंगे 1 या 2 महीना जाके वहाँ पे कुछ सर्विस दे के आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सर्जन्स हैं जो महीने में 1-2 दफ़ा जाएंगे वहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ उनका होता है जो भी, वो कुछ सर्जरीज करेंगे वहाँ पे और फिर वापस आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल वापस जा सकते हो और अपने लोगों की आप खिदमत कर सकते हो, लेकिन अगर वापस आप गवर्नमेंट सेटअप में जा सकते हो, वो नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट में रेगुलेशंस ना आ जी। जाए। अच्छा, यहाँ पे यूके के अंदर जब हम्म, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जो हॉस्पिटल्स आप लोगों को मिलते हैं उसमें आप लोगों में कोई सिलेक्शन ऑप्शन नहीं होती? मतलब जैसा एक बंदा है जिसने मैनचेस्टर में नहीं रहना, जी वो लंदन में रहना चाहता है, जी लेकिन उसको जॉब मिल गई कोई नॉर्थ हैम्पटन पे, जी। एंड उसका घर लंदन में कहीं पे है। मैं कहूँगा जो आपकी पहली जॉब है ना, उसमें तो आप चूज़ ही नहीं हो सकते, ओके। क्योंकि आपने सिस्टम में इंटर होना है। किसी भी, आपको किसी स्पेशलिटी में जॉब मिले, किसी भी कोने में जॉब मिले, आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम में एक दफ़ा इंटर तो हो जाए। तो ज़्यादातर जॉब्स कौन से एरियाज़ के अंदर है? ऑल अक्रॉस द यूके आपको जॉब्स मिलेंगी। ओके। हाँ, जॉब्स तो हर जगह पे ही मैं हैं। जितना जितना दूर है उतने पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पे जितना दूर होगा आपको कंपटीशन कम होगा। तो लेकिन वंस आप सिस्टम में हो, उसके बाद अगर आपको अपनी जगह पे, आपको अपनी पसंद की जगह चाहिए, तो फिर आप एग्ज़ाम, जब आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो तो एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा रैंकिंग होती है उसके हिसाब से आपको जगह एलोकेट होती हैं। तो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो एंड आप compete कर सकते हो, तो आप लंदन में कहीं पे भी जहाँ आप चाहो आप वहाँ पे ठीक है, तो मतलब काम कर एग्ज़ाम्स की सकते हैं। बेस के ऊपर है जी, ये। मेरिट यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि किसी को आपने पैसे नहीं खिलाने, कोई आपको सिफारिश नहीं चाहिए, मेरिट बेस्ड है। सिंपल एग्ज़ाम है। पूरा यूके का एक सेटअप है, आपने उसके लिए अप्लाई किया, जाके एग्ज़ाम दिया, आपका स्कोर आ गया, आपको सीट मिल गई। ठीक है, बात करते हैं स्टीरियोटाइप है कि हम्म, पाकिस्तानी पाकिस्तान की मदद नहीं करता, और जहाँ जिस भी पाकिस्तानी को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो एज अ डॉक्टर, जी। डॉक्टर इंडस्ट्री में आप हम्म। लोगों को क्या लगता है, कितने डॉक्टर दूसरे को सपोर्ट करते हैं या गाइड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर? हम मेरा ख़्याल से हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है। हमारी फील्ड में अगर आप कहें, जो यूके में अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, और आईएमजीज़ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें, जो हमारा जो फेसबुक पे है, एक जो सोशल कम्युनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स का ग्रुप है, वो 2 पाकिस्तानी लोग चलाते हैं। ओके। और उसमें पूरी दुनिया से लोग, इंडिया से, बांग्लादेश से, और इवन जो टर्की से और बाकी यूरोप से भी लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ गाइडेंस मिलती है, और वहाँ पे आपके ब्लॉग्स हैं। एक ब्लॉग है, इट्स जस्ट roadtouk.com, अगर आप चाहें उस पर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी वीज़ा के लिए, स्टेप टू स्टेप गाइडेंस। सो मेरे एक्सपीरियंस में हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो गाइड करते हैं, वो ब्लॉग्स भी हैं, वो हर तरह सोशल मीडिया पे आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। नहीं, उसके अलावा लाइक इन पर्सन, जैसे आपके साथ कोई दूसरा डॉक्टर काम कर रहा है, तो कितना ज़्यादा उसमें क्लैशेस होते हैं कि जेलसी फैक्टर है कि आप बहुत सपोर्टिव हैं आपस में? मेरे ख़्याल से हम सपोर्टिव हैं। दैट्स गुड। मेरे ख़्याल से हम सपोर्टिव हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो
आपके साथ यहाँ के भी कलीग्स हैं जो यहीं के ग्रेजुएट्स हैं, और जो IMGs आते हैं, आप एक स्ट्रगल शेयर करते हो उनके साथ, सही है, क्योंकि वो भी इसी स्ट्रगल से होके आए हैं, तो दे अंडरस्टैंड बेटर, और वो हेल्पफुल होते हैं, और जो सीनियर्स है वो हेल्प करते हैं, सीनियर्स भी हेल्प करते हैं। अब आपको एक्सेप्शंस मिलेंगी हर जगह, आई थिंक ये बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, आई थिंक सो, डॉक्टर इंडस्ट्री के अंदर ना मैंने देखा कि दे आर वेल कनेक्टेड जी, और दूसरे को सपोर्ट काफ़ी करते हैं जी। एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे हमारी इंडस्ट्री है, कोई किसी को जानता ही नहीं है, ना कोई बताता है, अच्छा। सब अपने अपने बस उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अच्छा। इट्स गुड कि डॉक्टर दूसरे को सपोर्ट नहीं, कर रहे हैं। हमारा, क्योंकि मैं जब यहाँ आ रहा था, मुझे किसी भी स्टेज पे कोई भी क्वेरी थी, मैंने जो हमारा ग्रुप था, जो एक कम्युनिटी है हमारी फेसबुक पे, वहाँ पे बस पोस्ट कर दिया, और हमेशा कोई ना कोई आपको जो है ना उसमें हेल्प करता था। मुझे कोई सॉलिसिटर नहीं मैंने किया, मैंने किसी की जो है ना एजेंसी की हेल्प नहीं ली, सब कुछ मैंने खुद से किया। सो इट वाज बिकॉज मुझे सारी हेल्प और गाइडेंस अवेलेबल थी, इस वजह से। एंड दिस इज़ द सेम थिंग, आप भी ये कर रहे हैं कि आप वापसी लोगों को जी, वो जी, चीज़ जितना हो पहुंचा रहे सके, हैं अपने वो सोशल मीडिया से। जी, सोशल मीडिया से जितना हो सके आई ट्राई टू हेल्प। या ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे डॉक्टर्स को पैसा कितना मिलता है। अगर बंदा पाकिस्तान से आना चाह रहा है जी। तो मोटिवेशन सबकी पैसा ही होता है कि अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तो इतना खर्चा करके आता है, तो कितना पैसा यहाँ पे डॉक्टर्स के पास है तो एज अ सैलरी जो मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो सैलरी का यहाँ पे ऑन एवरेज एक जो जूनियर डॉक्टर है जो हाउस जॉब करके आता है, अगर वो एज अ क्लिनिकल फेलो जाता है, जो कि ST1 ST2 के इक्विवेलेंट होता है, जो मोस्ट जूनियर ट्रेनी है उसके इक्विवेलेंट अगर आप कह लें, तो जो एवरेज जूनियर डॉक्टर की सैलरी है 3000 पाउंड्स आफ्टर टैक्सेस। आप पेंशन को ऑप्ट इन ना करें तो आपको 3000 to 3500 के दरमियान यू कैन अर्न। और मेरे ख़्याल से फॉर अ रीसेंट ग्रेजुएट इट्स अ गुड सैलरी। ठीक है, आप नए ग्रेजुएट हुए हो पाकिस्तान में, आप मुझे 40,000 रुपये मिल रहा था हाउस जॉब में, और फिर फ़ौरन यहाँ आने के बाद जब मुझे 3,000 3500 इस तरह से अगर मैं मंथली कमा रहा था, तो इट्स गुड। आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं इतने, आप अगर आप सिंगल बंदे हो या इवन आपकी फैमिली भी है, न्यूक्लियर फैमिली भी है, आप आराम से एक डिसेंट लाइफ रह सकते हो। ठीक है, मसला आ जाता है लोगों को जब वो अक्रॉस द ईयर्स जब वो काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के साथ उनकी सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ती। जो एक कंसल्टेंट है जिसने 7-8 साल लगाए हैं और फाइनली कंसल्टेंट बन गया, उसकी सैलरी बेरली डबल होगी, इससे 5,000 होगी या 6,000 तो बहुत कम सैलरी है। मैं तो सुना इससे ज़्यादा सैलरीज होती हैं डॉक्टर्स की। नहीं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स सिस्टम ऐसा है ना कि वो तो है 40% फिर 60%, लेकिन तो फिर भी ज़्यादा नहीं होती इससे। नहीं, फिर क्योंकि आप जब उसके ब्रैकेट से निकल अब 50 वाले ब्रैकेट पे आ जाते हो, 40-50 के ब्रैकेट में, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स में चला जाता है। तो आपका इतना डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि आप जूनियर हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगे, आप इंजॉय करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे। ठीक है, लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, आपकी उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। आपके 3-4 बच्चे होंगे जिनको आपने जो है ना आप चाहते हो उनको भी जो आपने प्राइवेट पढ़ाना है, जो भी करना है, एंड आपकी सैलरी उस लिहाज से नहीं बढ़ी, तो आप उस लेवल पे लोग जाके खुश नहीं रहते। या डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं कमाते यहाँ पे, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे स्ट्राइक्स भी चल रही हैं। आपने सुना होगा जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक्स, क्योंकि इन रियल टर्म्स अबाउट 30% हमारी पेज रिड्यूस हुई हैं एज कम्पेयर टू 2008। अभी तो इंक्रीज़ की उन्होंने सारों की, ओवरऑल थोड़ी सी की है, बट इंक्रीज़ नहीं की जितनी वो कह रहे थे। सैलरी का मैं यही कहूँगा कि अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं तो इट्स वेल इनफ, लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आपको कम लगेंगी, एंड पीपल डू स्ट्रगल। एंड एक और जो चीज़ है, हमारे एक्स्ट्रा ख़र्चे भी होते हैं कंपेयर टू समवन जो यहाँ पे लोकल है। हमें वीज़ा की जो है ना हमें फ़ीस देनी होती है, और बिकॉज़ हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हमने पाकिस्तान भी जाना है साल में एक दफ़ा। वीज़ा स्पॉन्सर्ड NHS नहीं देता? नहीं, वीज़ा तो स्पॉन्सर करता है, लेकिन आपको वीज़ा की फ़ीस तो देनी पड़ती है। NHS नहीं पे करता? नहीं,
नहीं आपको मतलब जो वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर कर रही है यूजुअली वो फीस पे करती है। वो मेरे ख्याल से जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है उसकी कोई फ़ी होती है, वो पे करते हैं। नहीं पूरा प्रोसीजर जो होता है वो करते नहीं, हैं। वीज़ा की फ़ी देनी पड़ती है हमें, ओके वीज़ा की फ़ी देनी पड़ती है मेरे ख्याल से £250 और समथिंग। बट अगर आपकी फैमिली है 4-5 बंदे हैं तो वो या वो 1000 एक्यूमुलेट हो 2000 बन जाता है। जाता है। तो सैलरी ट्रेनिंग लेवल पे ठीक है, लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैक होम देखें इवन अमेरिका को देखें, तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, जब आप कंसल्टेंट बन जाते हो तो आपका काफ़ी बड़ा जंप आता है सैलरी में। एंड दे क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है एंड दे डू रिस्पेक्ट दैट, आपको उसका रिगार्ड करते हैं। यहाँ पे मेरे ख़्याल से उस लिहाज से आपको नहीं, दे डू नॉट पे यू वेल जब आप सीनियर हो जाते हो। अच्छा इस जो आपकी पे है डिसेंट सैलरी, तो आपको लगता है कि डिसेंट सैलरी के अंदर जो आजकल करंट सिचुएशन है जिसमें रेंट एक्सपेंसिव हो गया है, जी, रेंट तो फैमिली एक्सपेंसिव हो के गया। साथ एक जी, डॉक्टर विद डिसेंट सैलरी यहाँ पे रह सकते हैं। अगर वो लंदन से दूर चले जाएं तो आई एम श्योर रेंट कम है, जी। लेकिन लंदन में तो ज़्यादा है। अच्छा लोकेशन वाइज भी सैलरीज डिफरेंस है? नहीं, लोकेशन सैलरी स्टैंडर्ड है। जो अगर आप ट्रेनी हैं, आपको जो भी ग्रेड है उस पर सैलरी स्टैंडर्ड है ऑल अक्रॉस द यूके। लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में हैं तो आपको लंदन अलाउंस मिलता है, हाँ वो मेरे ख्याल से कोई £2500 मिलता है साल का। सो दैट बेयरली मेक्स अराउंड £150 महीने का। तो okay. वो आपके लिए इतना इनफ नहीं, क्योंकि रेंट यहाँ पे लंदन में रहना बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है। है ना। इसी तरह अगर आप वेल्स जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सैलरी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ टैक्स सिस्टम भी डिफरेंट है। जी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है हर जगह पे, और मेरे ख्याल से गुजारा हो जाता है। आप एक अच्छा रेंट पे करके अच्छा खा पी सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी रख सकते हैं, और 1-2 हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं साल में, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में यूके आके, या लगता था कि सही किया फैसला या नहीं, गलत बहुत फैसला सही किया बहुत सही किया। कोई रिग्रेट नहीं है यूके आने का, क्योंकि और मैं कहूँगा लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब जो मेरा हाउस जॉब का एक्सपीरियंस था ना, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया पाकिस्तान में, 1 साल ही काम किया जो मैंने हाउस जॉब की। तो अच्छा उसके ये हाउस जॉब कहाँ की? मैंने पॉलीक्लिनिक और सीडीए से की, मेनली सीडीए हॉस्पिटल ये इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद से। तो वहाँ पे हमारी जो ऑन कॉल लगती थी 36 आवर्स की, जो है ना, आप आ रहे हो, उधर ही बैठे हुए हो, और फिर एक टॉक्सिक सा मुझे एनवायरनमेंट लगता था, जो आपके सीनियर से आपको रगड़ते थे, इज्जत नहीं होती, जो है ना। इज्जत नहीं है। आप कह लो कि जो जूनियर डॉक्टर उसको तो आप शूदर जैसा आप जो है ना ट्रीट करते हो, जो है ना, ये लोग तो अपना क्या आपको कुछ नहीं समझते ना, कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। हर कोई जलील कर रहा होगा, रजिस्ट्रार भी जलील करेगा, कंसल्टेंट भी जलील करेगा आपको। और एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस था। कुछ लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ जो मेरे सीनियर से उनकी मेरी लड़ाई भी हुई थी, मुझे याद है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप जूनियर भी हो, आपको रिस्पेक्ट है, ठीक है, आपको कोई बुली नहीं कर सकता। ऐसे ही है। और अगर आपको कोई बुली करता है तो दे आर पाथवेज। एक हमारी कलीग थी, जिन्होंने मुझे बताया था कि दे वाज समवन, उसको किसी बात पे इस कंसल्टेंट ने कुछ बुली कर दिया। केसेस होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट आप उसको एस्केलेट कर सकते हो। तो फिर उसने जो है ना उसको एस्केलेट किया, प्रॉपर चैनल होता है, आप अपनी कंप्लेन करा सकते हो। तो वो जो कंसल्टेंट था, उसने उसका कॉलेज ट्यूटर का रोल था, वो उसका चला गया। ओके। उन्होंने कहा कि भाई जो है ना आपको इससे हम निकाल रहे हैं, और इस तरह से कुछ और चीज़ें भी उसके साथ हुई। बट यहाँ मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे नहीं जा सकते कि आप कंसल्टेंट हो तो आप जो मर्ज़ी करो, जितने मर्ज़ी बजे 10 बजे आप, जिस तरह पाकिस्तान में जो है ना आराम से, आपको टाइम कभी नहीं होता, आप जब मर्ज़ी आ गए, जब मर्ज़ी चले गए, और जिसको जैसे भी जो है ना डांट दिया, डांट डपट दिया, वहाँ नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो है ना आपको उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, आपको ये नहीं फील होता कि आप यू आर लेस। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि एज अ प्रोफेशन और जनरल लाइफ पे क्या चैलेंजेस होते हैं जो भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन के, व्हाट आर डिफरेंट चैलेंजेस?
जो वर्क जो ठीक है, सो जब आप जो वर्क इन्वायरमेंट है ना, उसमें जो मेन चैलेंज है वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है। ओके। क्योंकि यहाँ पे डील करने का तरीका और पाकिस्तान में डील करने का तरीका डिफरेंट है। वो कहते हैं ना कि दो टाइप्स की कंसल्टेशन होती है या कम्युनिकेशन होती है, एक एडल्ट टू चाइल्ड और एक एडल्ट टू एडल्ट। ठीक है। पाकिस्तान में एडल्ट टू चाइल्ड वाला Concept कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो है ना, डॉक्टर जो आता है वो आपको ऑर्डर देता है कि तुमने ये करना है, अच्छा। बात ख़त्म। यहाँ पे एडल्ट टू एडल्ट आपने जो है ना डील करना है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये करो, आप उसको ऑप्शंस देते हो कि ये चीज़ें हैं, व्हाट यू वुड लाइक टू डू, आप इसको कैसे मैनेज करना चाहते हो, तो फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप चलते हो। ओके। तो वो एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट लगेगा। दूसरा जो चैलेंज है, जो लोग पहले वहाँ ट्रेंड हुए हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आते हैं तो उनको सब कुछ अनलर्न करना पड़ता है और फिर रीलर्न करना पड़ता है। क्योंकि बेसिक मेडिसिन तो सेम है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं और बाकी किस तरह से चीज़ों को डील करना है वो डिफरेंट है। तो इसमें लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और लाइफ इन जनरल में कहूँ तो यहाँ पे ये है कि कल्चरल शॉक लगेगा आपको जब आप आएंगे, ऑफ कोर्स। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ा हाँ, उसके लिए तो कल्चरल शॉक लगेगा आपको, चीज़ यूज़ टू होना पड़ेगा, क्यू में खड़े होना, है ना। और मौसम का सीजनल डिप्रेशन होता है सर्दियों में, क्योंकि 4 बजे रात हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा आप जो है ना डिप्रेस हो सकते हो। तो आप जब आओ तो ज़रूर ख्याल रखो अपना, अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का। लोगों से मिलना, सोशलाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या ओवरऑल मैं कहूँगा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा यहाँ आने का, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन, जो भी आ सकता है ज़रूर आए, इट्स वर्थ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको डॉक्टर नोमान की बातों से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और एंड डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब यूके आएँ, यूके नहीं तो किसी और कंट्री में जाएं और ट्राई करें, पाकिस्तान से बाहर निकलें, एक्सपोजर लें, उसके बाद वापस पाकिस्तान जाकर चीज़ों को चेंज करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ईमेल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप ईमेल कर सकते हैं। और इसी तरह हम आपको मिलेंगे विद आवर न्यू गेस्ट इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।